हाँ जी बेटा जी। तो आरटीपी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सर आपको ध्यान होगा अगर आप सारी वीडियोस देख रहे हैं कि हमारे काउंटिंग स्टैंडर्ड ही बचे हैं एडवांस काउंट के आरटीपी में, बाकी तो हमने सारा कर लिया। एएस को कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पैक कर दें, ठीक रहेगा ना? ये तो बहुत ही छोटा छोटा वीडियो बन जाएगा। बाकी जैसे फाइनली डिसाइड होता है, अभी शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है जी हमारे पास। एएस 4 से है, कंटीजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये जी आपका AS4 है, 12A पार्ट इससे है, B AS5 से है। थोड़ा AS4 में आपको याद करा दूं कि जैसे हमारी बैलेंस शीट डेट मान लीजिए ये है, और हमारी डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द अकाउंट ये है। अब जो भी इस टाइम पीरियड में होता है, मतलब 31 मार्च 2020 के बाद, और अकाउंट्स अप्रूवल डेट जो है 15 जून, इसके बीच में जो भी होता है उसे इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो कहते ही हैं। इतना तो याद है ना? ये इवेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव किसी तरह की भी हो सकती हैं। पर बात ये होती है कि क्या सर इस साल के जो अकाउंट्स हैं 19-20 के, जो घटनाएं यहाँ घटी, मतलब कि इस पीरियड में साल बंद होने के बाद, क्या उनकी एडजस्टमेंट इन अकाउंट्स में की जाएगी? लॉजिकली स्पीकिंग नो, क्योंकि वो तो अगली बार हुआ यार, अगले पीरियड का इफेक्ट अगले पीरियड में ही आएगा। बट ये कहता है कि दो सिचुएशन में एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। वो दो सिचुएशंस क्या थी सर? वन इज कि जो इवेंट यहाँ हुई, जो इवेंट यहाँ घटी, इस इन दिनों में घटी, इट रिलेट्स टू द कंडीशन एग्जिस्टिंग एट बैलेंस शीट डेट। मतलब उसके बारे में हिंट या उसके होने की उम्मीद हमें बैलेंस शीट डेट पे भी थी, और सब्सिक्वेंटली इवेंट ने होकर सिर्फ अपने आप को कंफर्म किया। हमें अंदाजा तो पहले ही था कि ये होने वाला है। जैसे वो डेटर, जैसे आप बार बार नोटिफाई कर रहे थे पेमेंट करें पेमेंट करें पेमेंट करें, तो फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो वो आपको कहता है कि फिर लॉस 31 मार्च को उसे इंसॉल्वेंट मान के ही प्रोवाइड कर लें। मतलब एडजस्टमेंट किन इवेंट्स की होती है? टाइप 1 आर दी एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स कौन सी हैं सर? एडजस्टिंग इवेंट्स के टाइप 1 कौन सा है ये बोलना चाहिए सर। टाइप 1 वो है द इवेंट विच रिलेट्स टू द कंडीशन एग्जिस्टिंग एट बैलेंस शीट डेट। मतलब कि जो कंडीशंस यहाँ बनी हुई हैं इनके रिगार्डिंग ये आगे कुछ हो गया है, तो उसे आप टाइप 1 इवेंट कह देते हैं। ठीक है सर। टाइप 2 क्या होता है कि अगर इस पीरियड में कुछ ऐसा हो जिससे हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, गोइंग कंसर्न ही वैलिड ना रहे। आपको याद होगा हमारी 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है: गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। मतलब एंटरप्राइज शुड बी व्यूड एज ए गोइंग कंसर्न होता, मतलब ये होता है कि एंटरप्राइज की कोई इंटेंशन नहीं है और ना ही इस तरह की कोई उनकी सोच है कि वो आगे जाके अपने बिजनेस को बंद कर देंगे। बिजनेस चलता रहेगा। लाइफ टाइम वारंटी नहीं होती, नियर फोर्सिबल फ्यूचर की वारंटी होती है। मतलब अगले 1-2 साल में कोई ऐसा बंद होने के आसार नहीं है। तो अगर इन मान लो 2.5 महीने में तकरीबन, जैसे अप्रैल मई और जून मेरे पास आता है, ऐसा कुछ बड़ा हो गया जिसने भाई हमारे बुनियाद ही हिला दी और हमारा बिजनेस अब बंद हो जाएगा, तो 31 मार्च को हम गोइंग कंसर्न की एजम्पशन नहीं रखेंगे। 19-20 के अकाउंट जड़े हैं और लाइजबल वैल्यू अप्रोच से बना देंगे। तो भैया इसका ध्यान रखना। अब आ जाओ आप इस पे जो क्वेश्चन है, क्योंकि पहले देखो जी रिवीजन जरूरी है। अब आरटीपी दिखा के आंसर ये इसके लिए क्या बना रहे हो यार? ये तो फिर बच्चा आप भी देख ही रहा है। अगर आपको लगता है टाइम ज्यादा लग रहा है तो फिर वही बच्चा यहाँ टाइम लगाएगा ना जिसको जरूरत है। अब जिसको वैसे ही आता है वो आपकी वीडियो पे टाइम क्यों लगाएगा? कहते तो फायर अक्कर ऑन 2 अप्रैल कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ मेगा लिमिटेड हुज फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 मार्च। आग लगी है जी 2 अप्रैल को एक ऐजी कंपनी के यहाँ जिसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव की अप्रूविंग अथॉरिटी ने 15 जून को, तो हुआ तो बिल्कुल उसी पीरियड में। इसे इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो कह दिया जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल डेट से पहले हो गई है। अप्रूवल डेट तक भी हो जाए तो भी वो एडजस्ट इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट होता है। वो तो ये है, पर क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? नो सर, आग लगी है बस, उससे क्या है? आग लग जाती है फिर क्या हो गया? समझे कि नहीं? अब एडजस्टिंग इवेंट है तब बन सकती है अगर ये हमारी गोइंग कंसर्न की एजम्पशन को हिला दे। याद रखें कि अगर ये आपकी गोइंग कंसर्न की एजम्पशन को हिला देता है देन इट कैन बिकम द एडजस्टिंग इवेंट। आगे कहता है इट वाज एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ 10 मिलियन वुड बी फुली कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब गोइंग कंसर्न कहाँ हिल जाएगी? क्योंकि जितना नुकसान हुआ उसकी पूरी भरपाई इंश्योरेंस पॉलिसी से हो रही है। कंपनी प्रूडेंट है, उसने इंश्योरेंस करा रखी थी। हाउ विल यू डिस्क्लोज दी इट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओमेगा? लाइए सर अब आंसर ले। इंश्योर्ड सीधा ही
यार आपको एज पर AS4 ये वो तो थोड़ा जो स्टार्टिंग में नोट्स में जैसे हम लिखते हैं ना वैसे तो लिखना है ना, पहले समझाना तो है कि इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट वाला ये इवेंट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट सिंस इट अकर्ड आफ्टर द ईयर एंड बट डज नॉट लेड टू कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द ईयर एंड। हमने बोला था दो तरह की एडजस्टिंग इवेंट्स होती हैं, टाइप 1 which relates to the condition existing at balance sheet date, type 2 which affects the going concern assumption। टाइप 1 ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि इट डज नॉट लेड टू कंडीशन एग्जिस्टिंग एट बैलेंस शीट डेट। याद है ना भाई, अब ये नहीं है कि 31 मार्च को हमें लग रहा था कि आग लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी और वो लग के उसने कंफर्म कर दिया। नहीं नहीं, कई नलायक पार्टियां ऐसी भी हैं, इनको तो बस पता ही है आपको, समझे कि नहीं। तो ये टाइप 1 तो है नहीं। However it is necessary, अब ये टाइप 2 टेस्ट कर रहा है कि कहीं भाई टाइप 2 तो नहीं है तू, तो वो ये चेक कर रहा है। However it is necessary to consider the validity of going concern assumption having regard to the extent of insurance cover। Also since it is said कि लॉस पूरा का पूरा आपका इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज बाय द वे ऑफ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट नोट्स टू अकाउंट्स में आप इसके बारे में बता सकते हैं। जिस तरह हम तब भी यही कहते थे कि एडजस्टमेंट होने का मतलब तो ये होगा लॉस स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस में बुक हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एसेट्स को भी इफेक्ट करेगा, इंश्योरेंस क्लेम की भी बात होने लग जाएगी। नहीं, वैसा कुछ नहीं करना है, डिस्क्लोजर दे दीजिए नोट्स में, बस इतना बहुत है। डिस्क्लोजर डज नॉट मीन दी अकाउंट्स एडजस्टमेंट। डिस्क्लोजर इसलिए कि इट विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द स्टेक होल्डर वुड नो कि एट द टाइम ऑफ पब्लिशिंग दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो बैलेंस शीट डेटा उसके बीच में कुछ ऐसा भी हुआ है जिसमें आग लगी है, क्लेम बना है, नॉलेज मिल जाएगी। हाँ जी सर। अब इसके बाद अगला जी इसका पार्ट बी, 12वें क्वेश्चन का पार्ट बी, ये है AS5 पे, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। बहुत बड़ा नाम है इसे, इसका क्या करें बेटा, अब नाम बड़ा है क्या कर सकते हैं। Account of Virush Limited, accountant of Virush Limited has sought your opinion with relevant reason whether following transaction will be treated as change in accounting policy or not। सर अकाउंटेंट साहब ने पूछा है कि भाई मुझे ये बताएं कि ये कुछ चीजें हैं, क्या इन चीजों को हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानते हैं या नहीं मानते हैं। सर अकाउंटिंग पॉलिसी की जो डेफिनेशन एएस में, इंड एएस वाली डेफिनेशन थोड़ी ज्यादा वाइड है। एएस वाली डेफिनेशन क्या कहती थी, accounting policies are accounting principles and method of applying those principles in preparation and presentation of financial statement। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज में अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी आते हैं और उन प्रिंसिपल्स को लगाने के मेथड भी आते हैं। एग्जाम्पल क्या देते थे, स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर लेस, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अब कॉस्ट डिटरमिन करने के अलग अलग मेथड हैं, तो ये प्रिंसिपल एज वेल एज वो कॉस्ट डिटरमिन करने के जो मेथड आप अप्लाई करोगे, इन दोनों को जोड़ के हम अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि नीचे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी पता होना चाहिए ना, तो ही नीचे वाली चीजों में बता पाएंगे अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है या नहीं। प्लीज एडवाइज हिम इन द फॉलोइंग सिचुएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। टिल द प्रीवियस ईयर मशीन वाज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years। कहता 5 साल का लाइफ मान के हम इसको डेप्रिशिएट कर रहे थे, करंट ईयर से हमने यूजफुल लाइफ को चेंज कर दिया 3 साल। सर देखो, जो यूजफुल लाइफ वो मशीन होती है वो कोई अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, वो अकाउंटिंग एस्टीमेट है। सर आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने सोचा कि भाई 5 साल चल जाएगा, आपने देखा कि आपका जो वर्कलोड है काफ़ी हैवी है, उसमें अच्छे ग्राफिक ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अच्छी प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने देखा कि यार बस मैं मैक्सिमम 3 साल इससे अब काम कर पाऊंगा, ऑब्सलीट हो गया है। तो यू कैन चेंज द यूजफुल लाइफ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूजफुल लाइफ एक एस्टीमेट है, उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का दर्जा दिया जाएगा। कहते हैं चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन फ्रॉम 5 to 3 years इज ए चेंज इन एस्टीमेट, नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। देन उसके बाद सवाल आया, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल ग्रेचुटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर in the place of ad hoc ex gratia payment to employee on retirement। सर ये सवाल पेपर में पहले आया होगा पूरा एज इट इज, हमने असाइनमेंट में भी कवर किया होगा, बाकी टीचरों ने भी किया होगा, मैं वो भी कह रहा हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम। सर ये आप पहली बार नहीं लाए लगते, इंट्रोडक्शन मतलब नया लाए हो, पहले शायद ग्रेचुटी का कोई स्कीम ही नहीं था प्रॉपर। बाय एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ ad hoc ex gratia, ex gratia क्या होता है, वॉलंटरी, मैनेजरियल रेम्युनरेशन में फाइनल अकाउंट में भी पढ़ते होते हैं, ex gratia कॉम्पनसेशन
तो वो तो वॉलंटरी था ऑन रिटायरमेंट। अभी पहले कोई सिस्टम ही नहीं था इसका मतलब ग्रेचुटी का। अब अपनी मर्जी है, कोई पुराना एम्प्लॉई है फलाना बहुत देर से जुड़ा हुआ, उसको दे दिए पैसे। दूसरे कोई ने कम काम किया, मैनेजमेंट से बनती नहीं दिए। तो फिर तो पहले तो आपकी कोई पॉलिसी है ही नहीं है ना। जिसे हम बदलने की बात कर रहे हैं तो पॉलिसी तो है ही नहीं आपकी, ग्रेचुटी देने की कोई सिस्टम ही नहीं है। वो तो एक्स ग्रेशिया था, अपनी मर्जी थी देनी नहीं देनी। अब यहाँ फॉर्मल ग्रेचुटी स्कीम ले आए हो, तो इंस्टीट्यूट इसे भी चेंज नहीं मानेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ अडॉप्ट एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एम्प्लॉई ऑन रिटायरमेंट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कहता है ये किसी तरह का कोई चेंज नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसी में। समझ रहे हैं कि नहीं? तो भाई यहाँ तक था। अब बेटा जी बताइए कैसे करूँ, क्योंकि लंबी ड्यूरेशन इसकी हो गई है, क्योंकि डिटेल सारा बताना होता है। तो मेरे हिसाब से सर आप भी यही चाहते हैं, क्योंकि बच्चों के अच्छे कमेंट्स हमें व्हाट्सएप पे काफ़ी आ रहे हैं। यार यूट्यूब पे जरा कमेंट कर दिया करो तो ज़्यादा अच्छा नहीं? व्हाट्सएप भेजते रहते हो तारीफ करके। ठीक है, बच्चे कह रहे नहीं सर क्वेश्चन वाइज बहुत बढ़िया है, उससे ना फिर हमें जो क्वेश्चन करना है हम वो कर लेते हैं। ठीक है, ढूंढना नहीं पड़ता, आगे पीछे नहीं करना पड़ता, तो रहने देते हैं सर, क्वेश्चन वाइज रहने देते हैं। कर दो क्लोज सर।